गाइस मैं सब लोग को एडमिट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। गाइस प्लीज आप लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले दोबारा से। गाइस प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले एक बार। एंड अनुराग प्लीज अपना हैंड रेज करना बेटा, सो दैट आई कैन सी यू। अनुराग I can't see. Okay, now I can see you. आपको unmute कर रहा हूँ। And let's start that particular example again. Let me just allow me one more minute because there are students who are joining in. So just give me a couple of more seconds. Okay, I guess almost everyone has joined to rejoin now. So let's start. Haji, Anurag, you can hear me? Anurag, I can't hear you. Can you hear me? नहीं अनुराग, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, now I can hear you. एक बार दोबारा से बोलो बेटा। You can hear me? Yes, sir. Okay, great. अब सही है। So अनुराग, look at me. जैसे मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी से हम ये ट्रांजैक्शन रिलेट करेंगे। जो ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ लिखी हुई है, एवरी ट्रांजैक्शन विद टू इक्वल इफेक्ट्स। सो ट्रांजैक्शन क्या है अनुराग? मैंने यानी राहुल, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है? यानी राहुल फर्नीचर लिमिटेड में 10 लाख रुपए, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है अनुराग? सर आपकी I think network issue है कुछ, so let me take somebody else then. अनुराग, I think कुछ network issue आपके साथ पता? या एक काम करते हैं, let me see who has not participated. Rashi, you would like to participate? Yes, sir. हाँ अनुराग, I think कुछ network issue आपके यहाँ से आवाज साफ नहीं आ रही है, so let me take Rashi along, next time आपको लेते हैं। Rashi, can you hear me? राशि, मैं आपको भी नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या चक्कर है यार? राशि, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार आपको, इसलिए आप म्यूटेड हो गए दोबारा से। Yes, sir. हाँ राशि, वेरी गुड, नाउ आई कैन हियर यू। राशि, मैं दोबारा से एग्जांपल बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। मैं कौन? राहुल ने राहुल फर्नीचर लिमिटेड में 10 लाख रुपए लगाए। ये ट्रांजैक्शन क्लियर है? Yes. ये ट्रांजैक्शन ठीक है सबको क्लियर है? नहीं, अरे समझाया था मैंने, भूल गए सब। हाँ, सब भूल गए। बताया था ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ? राहुल। यहाँ से नहीं बोल रहा है, कहाँ से बोलना है भाई? इधर से। राशि, कहाँ से बोलना है? राहुल फर्नीचर लिमिटेड से। तो यहाँ से बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मेरे पास राहुल से यानी ओनर से 10 लाख रुपए आए। क्लियर है? इसी ट्रांजैक्शन को समझते हैं। गाइस ध्यान देना मेरी बात पे। मेरे पास राहुल से 10 लाख रुपए आए। So this is the transaction which I am going to discuss right now, और इसके दो इफेक्ट क्या होंगे वो समझेंगे। मेरे पास राहुल से 10 लाख रुपए आए। अब जैसे ही मेरे पास 10 लाख रुपए आए, तो मेरे पास एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया राशि? सोच के बताओ। मेरे पास 10 लाख रुपए आए, मेरे पास एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ा? सोचो, क्या आया मेरे पास? कहाँ गई राशि? हाँ राशि, क्या आया राशि मेरे पास? अभी एग्जांपल किया, उसमें क्या आया मेरे पास? आई कांट हियर यू राशि। हाँ जी, ट्राई करो बेटा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेरे पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आए, तो मेरे पास क्या आया? Sir, it's क्या आया बेटा? तेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, बड़ी हल्की आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोल। क्या आया? आई डोंट
आई कांट हियर यू, सॉरी यार, मैं किसी और को फिर मौका दे दूं, आई थिंक आज कुछ प्रॉब्लम है। हु वांट्स टू ट्राई शगुन, या टेल मी शगुन, मेरे पास क्या आया बेटा? सर कैश। कैश आया, वेरी गुड भाई। अगर मैं सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, देखो मेरे पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आए, तो मेरे पास क्या आया? कैश, 10 लाख रुपए कैश आया। तो कैश एक क्या है मेरे लिए? एसेट। समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, क्लास मेरे लिए कैश क्या है मेरे लिए? एसेट। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास एक एसेट बढ़ गया, ध्यान से देखना बेटा, कैश बढ़ गया प्लस कैश कितने से? 10 लाख, 10 लाख। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो एक इफेक्ट तो समझ आ गया। एक इफेक्ट क्या हुआ? मेरे पास कैश बढ़ गया, और कॉरस्पॉन्डिंगली जैसे ही मेरे पास ये 10 लाख आए, मेरे पास एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। क्या? दैट आई हैव टू रीपे दिस मनी टू द ओनर। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे ही मेरे पास 10 लाख रुपए आए, मेरे पास दो इफेक्ट क्या हुए? एक तो कैश बढ़ गया, और कॉरस्पॉन्डिंगली एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। कौन सी? उस लायबिलिटी को क्या बुलाते हैं कि मेरे को ये पैसे ओनर को वापस भी करने हैं। जो पैसे ओनर से आते हैं उसको क्या बुलाते हैं बेटा? उस लायबिलिटी का एक नाम होता है, मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, सोच के बताओ। कैपिटल। कैपिटल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शगुन, वेरी गुड, आई लाइक दिस। तो अगर मेरे पास कोई पैसे आए, तो मेरे पास दो इफेक्ट क्या हुए? एक तरफ मेरा एक एसेट बढ़ा कैश, और दूसरी तरफ मेरी एक लायबिलिटी बढ़ गई। किस नाम से लायबिलिटी बढ़ गई? कैपिटल के नाम से। कैपिटल। क्लियर हुआ? समझ आया मेरी बात? यस सर। समझ आ रहा है गाइस सबको? Yes. ठीक है, तो एक तरफ से मेरा एक एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ से एक लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन मैंने क्या किया था? इस 10 लाख रुपए में से मैंने 2 लाख रुपए दिए और एक बिल्डिंग ले ली, था कि नहीं? यही था। तो शगुन, अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, तो सोच करके बताना कि दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही हैं। दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही है, पहले तो ये बताना। मैंने 2 लाख रुपए दिए और बिल्डिंग खरीद ली, तो दो चीजें कौन सी अफेक्ट हुई? सर एसेट। नाम बताओ उसका, कौन सा एसेट? हाँ सर कैश। वेरी गुड। अरे मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश अफेक्ट हुआ ना, मेरे पास से कैश जा रहा है। और दूसरा? सर बिल्डिंग। बिल्डिंग, बहुत ही बढ़िया। देखो कुछ नहीं है, बिल्डिंग मैंने खरीदी। बिल्डिंग मैंने खरीदी, तो दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है? कैश और बिल्डिंग। भाई कैश जा रहा है, बिल्डिंग आ रही है ना? क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे केस में दो इफेक्ट क्या होंगे? 2 लाख रुपए कैश चले गए, ध्यान से देखना बेटा, 2 लाख रुपए कैश चले गए, और मेरे पास एक और एसेट आ गया। बिल्डिंग भी एक एसेट होती है कि नहीं होती? तो बिल्डिंग भी एक एसेट होती है। बिल्डिंग आ गई कितने की? 2 लाख रुपए की। समझ आ रहा है मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है शगुन? ठीक है, ओके। सो अब ये ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर मैं समझूं कि मेरे पास कैश कितना है, तो कैश कितना बचा बेटा इस ट्रांजैक्शन के बाद? सर 8 लाख। 8 लाख, 8 लाख रुपए कैश बच गया मेरे पास, और मेरे पास एक बिल्डिंग भी आ गई। ठीक है, यानी मैं इनको नेट कर रहा हूँ। 10 लाख में से 2 लाख माइनस हो गया, बिल्डिंग में ऊपर कुछ नहीं था तो 2 एज इट इज आ गया, और कैपिटल कितना है मेरे पास? ये भी एज इट इज है, इसमें कोई कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, 10 लाख एज इट इज, व्हिच मींस देखो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, 8 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, हो रही है कि नहीं हो रही? है ना? तो हमेशा मैं जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस ले लूं, मैं जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस ले लूं, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होगी। क्लियर है गाइस? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मेरे को इसको रब करना है क्योंकि इसकी जगह कुछ और भी आगे सिखाना है। तब तक मैं बाकी लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ जिन्होंने हैंड रेज किए हुए। हाँ जी स्मृति बताइए बेटा, बताओ स्मृति। मैंने आपको अनम्यूट किया था, कहाँ गई स्मृति? हाँ स्मृति, यू हैव अ डाउट? आपने हैंड रेज किया हुआ था बेटा? नो सर, नो सर। अच्छा, वो पहले का हैंड रेज था, कोई बात नहीं। तान्या, यू हैव अ डाउट? Tanya, you also had your hand raised. You have a doubt? Yes sir. हाँ जी तान्या बताइए। सर लाइक जो हमारे जो 2 लाख थे वो एसेट कैसे हुआ? एसेट तो वो चीज होती है ना जो कि फ्यूचर में कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके। मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने कहा बोला ये वाली बात? I did not say these words कि जो फ्यूचर में कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके। पहली चीज मैंने तो कहीं नहीं लिखवाया, ना मैंने ऐसा बोला। मैंने अभी लिमिटेड चीज बोली है। देखो मैंने एसेट में क्या बोला था, देखो मैंने बोला था थिंग्स व्हिच बिजनेस ओन एंड राइट टू रिसीव मनी। ठीक है, जो चीजें हम खरीद रहे हैं
जिनको हम ओन करते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम ओन करते हैं, जो जिनके हम ओनर हैं, उन चीज़ों को एसेट कहते हैं। और राइट टू रिसीव मनी, अगर किसी से पैसे मिलने का अधिकार है, उसे भी एसेट कहते हैं। क्लियर? अब अगर वापस इसी एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल क्या सर था? तो राइट टू रिसीव मनी इज लाइबिलिटी। नहीं, राइट टू रिसीव मनी इज एसेट, राइट टू रिसीव मनी इज नॉट लायबिलिटी। ये देखो, सर एसेट इज लाइक सर राइट टू रिसीव मनी तो एसेट हो गया ना कि लाइक अगर सॉरी कोई बात नहीं, liability टेक योर हुआ टाइम। ना, जैसे कि अगर- तान्या, टेक योर टाइम, पहले शांति से देख एक बार, फिर क्वेश्चन पूछो। टेक योर टाइम। यस सर, तो राइट टू रिसीव मनी, अगर मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ या आप मुझे पैसे देते हो तो आपके पास राइट है, क्योंकि मैं आपसे ओ पहले एक करती हूँ पैसे। पहले एक एग्जांपल ले, दोनों चीजें बोल दी तूने, मैं आपको पैसे देती हूँ या आप मेरे को पैसे दो, एक लेना कोई सा सर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 50,000 लाइक उधार लिए। अच्छा, अब मैं पहले एक तो बात और अब- मुझे बताओ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? सर बिजनेस के, मतलब मेरा जो बिजनेस के लिए। तो तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा ना कि तू एक बिजनेस कर रही है, लेट्स से तान्या लिमिटेड, ठीक है, तान्या लिमिटेड ने राहुल लिमिटेड से कुछ पैसे लिए फॉर एग्जांपल, यस ठीक है? हाँ, अब बताओ तान्या आगे। सर, मतलब आप भी एक कंपनी हो तो राहुल लिमिटेड के लिए तो मैं लायबिलिटी हुई ना। तो तू गलत जा रही है ना, तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के वापस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गई। पहले तो एक तरफ रहे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चल मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जो तूने बोला वही एग्जांपल लिखता हूँ और फिर इसको समझते हैं। जरा ध्यान देना तान्या, ध्यान दियो। तान्या लिमिटेड और राहुल लिमिटेड, ठीक है, तान्या लिमिटेड और राहुल लिमिटेड। सर राहुल लिमिटेड ने तान्या लिमिटेड को लेट्स से 1 लाख रुपए दिए, लोन दिए, ठीक है, यही बोल रहे हैं हम एग्जांपल, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं राहुल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, यहाँ पे देखते ध्यान से, अगर मैं राहुल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, तो राहुल लिमिटेड हैज अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक। यस सर। आप मेरे लिए क्या होगे? एसेट। मेरी बुक्स में ये क्या आएगा? एसेट। आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक। और आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है कि जो आपको पैसे मिले हैं वो आपको वापस करने हैं राहुल को। सो आपकी बुक्स में राहुल लिमिटेड किस नाम से आएगा? लायबिलिटी। समझ आ रहा है तान्या? ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया पक्का? हाँ जी सर। चलो आगे फिर, और कोई डाउट? सर अच्छा, वापस से देखते हैं जरा, जो 2 लाख रुपए वाली बात थी तान्या, एक बार आप मेरे साथ बने रहो। अभी मैं एक चीज और आपको, यही वाला जो आपका पॉइंट था 2 लाख का, मैं वो वाला भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज देखिए सर। देखो तान्या, यू आर विद मी? यस सर। ओके, अब जरा ये 2 लाख वाली ट्रांजेक्शन देखो। 2 लाख रुपए मैंने दिए, ध्यान से सुनना सारे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 लाख रुपए मैंने दिए और बदले में एक बिल्डिंग खरीद ली। मेरे पास से 2 लाख रुपए जा रहे हैं, एक एसेट कम हो रहा है। 2 लाख एसेट है ये कैश, सर। लेकिन कम हो रहा है, तो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। मेरे पास एसेट कितना रह गया? ये कैश वाला एसेट 8 लाख रुपए, लेकिन एक 8 और lakhs। एसेट, एक और एसेट बढ़ गया, बिल्डिंग। ये दोनों ही चीजें मेरे लिए एसेट है, एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। क्लियर? तो इसीलिए एक एसेट जो कम हो रहा था उसमें से माइनस कर दिया और जो दूसरा बढ़ गया उसमें प्लस कर दिया। गाइस सबने ये फोटो खींच ली है, मैं इसको रब कर सकता हूँ? क्लियर? ओके। बाकी मैं गाइस बाकी डाउट मैं अभी थोड़ी देर में लेता हूँ। मलाइका, आई कैन सी योर डाउट, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस फर्स्ट। आई होप कि उसके बाद आपका डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं होगा तो आई विल टेक दैट डाउट अगेन, ठीक है? ओके गाइस, तो जरा ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, जो कि मैंने कहा हमेशा ट्रू होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ये हर ट्रांजेक्शन के बाद ट्रू होती है, ठीक है, हमेशा ट्रू रहेगी। एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। तान्या आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ आज। यस सर। हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं। अगर हम लायबिलिटीज को थोड़ा सा बाइफरकेट करें बेटा, ठीक है, 2 तरह की लायबिलिटीज होती हैं। एक मैं बुला सकता हूँ इंटरनल लायबिलिटी, यानी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, क्लियर हो गया? कैपिटल। यस यस सर। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जो मेरे को ओनर को पे करना है। और एक हो सकती है लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर, ठीक है, अदर लिख देता हूँ, अदर्स, ठीक है, यानी ओनर के अलावा किसी और को अगर हमें पैसे देने हैं तो वो हो गई लायबिलिटी टू अदर। इसको कैपिटल को क्या बुलाते हैं? इंटरनल
लायबिलिटी, ठीक है। यस सर। और अदर्स को क्या बुलाते हैं? एक्सटर्नल, इसको क्या बुलाते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी दो तरह की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किसको बोलते हैं? जो हमसे इंटरनली लिंक्ड है, ओनर। ओनर इज इंटरनली लिंक्ड विद द बिजनेस। तो ओनर को जो भी पैसे हमें पे करने हैं, रीपे करने हैं, उसे हम बुलाते हैं कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटी। और ओनर के अलावा किसी को भी पे करने हैं, ठीक है, ओनर के अलावा किसी को भी अगर हमें पैसे पे करने हैं, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तान्या, क्या आप किसी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जांपल दे सकते हो? सर लाइक जो मेरा बिजनेस के साथ सर कोई दूसरा बिजनेस है, बिकॉज हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो उसको हम एक्सटर्नल में डाल सकते हैं। नहीं, बट कैसे? कोई ट्रांजैक्शन बताओ, कोई नाम बताओ कि वो लायबिलिटी क्यों बनेगी। मैंने आपको बड़े सारे एग्जांपल लिखवाए थे लायबिलिटी में, जरा देखो जाके, मैंने लिखवाए थे ना। ओके, रजत ने हैंड रेज किया, मैं रजत से एक बार पूछना चाहूंगा। रजत वापस कहाँ गया यार? रजत रेज योर हैंड। ओके, हाँ रजत बताओ। एंड तान्या भी विद मी। हाँ बोलो रजत। सर गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट। तो उसको क्या बुलाएंगे लायबिलिटी को? जो मैं लायबिलिटी किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? अगर क्रेडिट पे, उधार पे मैंने अगर गुड्स खरीदे हैं तो सामने वाले को, हाँ क्या बोलो? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो भी इनमें से लिखना चाहूँ मैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन मैंने सिक्योर आई मीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया है ना। तो एक तो ये हो सकता है। तान्या समझ आया? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या हो सकता है? अगर किसी बिजनेस से मैंने उधार पे माल खरीदा तो वो बिजनेस मेरे लिए फिर क्या बन गया? लायबिलिटी। समझ आ रहा है? उस लायबिलिटी को मैं किस नाम से दिखाता हूँ अपनी बुक्स में? क्रेडिटर, बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल। क्लियर हुआ? इसके अलावा और क्या हो सकता है? और कौन सी हो सकती है? सर लोन टेकन। लोन टेकन, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया मैंने, एक्सिस बैंक से लोन लिया मैंने, तो वो मेरे लिए क्या बन गए? लायबिलिटी। ये सब मेरे लिए क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये सब मेरे लिए क्या कहलाती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? इंटरनल हो गई जो मेरे को ओनर को रीपे करना है, और एक्सटर्नल हो गई जो बाकी सारे ओनर को छोड़ के किसी को भी पैसा देना है, वो सब एक्सटर्नल। क्लियर? ओके सर मेरे को इज बिजनेस राइट। सॉरी दोबारा बोलना। लाइक यहाँ पर अभी मेरे सर जो मेरे को वर्ड है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को, मैं हमेशा मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोमेटिकली ना ये निकलता है कि मेरे को, या मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। वो जब भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया शुरू से ही कि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से या किसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ? बिजनेस के। कभी भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो, तो कैपिटल और अदर समझ में आ गया कि और दूसरी लायबिलिटी जो होगी उसको क्या बुलाएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि ये जो हम कैपिटल है, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। और ये क्या हो गया बेटा? लायबिलिटी towards people other than owner। ओनर के अलावा किसी को भी और पैसे आपने पे करने हैं तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अगर कल को पूछूंगा आपसे कितनी तरह की है, तो आप मुझे बोलोगे सर दो तरह की लायबिलिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बुलाते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी को अदर्स लिख दिया मैंने, वैसे अदरवाइज कोई इसका नाम नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है? अब अगर मैं इसी इक्वेशन को, जरा ध्यान देना मेरी तरफ, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता, दो पार्ट्स में लिखता, तो क्या लिखता? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये लिखना चाहिए था। यस सर। तो मुझे ये लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया? ठीक है। टेक्निकली क्या बनती है हमारी इक्वेशन? हम लायबिलिटीज को डिवाइड करके कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी लिख सकते थे। तो मैं लिख सकता था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन हम आम भाषा में रेगुलर टर्मिनोलॉजी में एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं लिखते। हम आम भाषा में जो भी थर्ड पार्टी को पे करना होता है उसी को लायबिलिटी बुला लेते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखी हुई दिखेगी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। टेक्निकली थोड़ा सा गलत है,
क्योंकि कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी में इंक्लूडेड है। तो टेक्निकली आना क्या चाहिए था यहाँ पे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि क्या आना चाहिए था टेक्निकली, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन आम भाषा में हम जो भी आउटसाइडर को पे करना होता है वो सबको ही लायबिलिटी बुला लेते हैं, ठीक है, आम भाषा में। इसी वजह से अभी शुरुआत में जब आपको समझाते हैं तब हम यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखने की जगह सिर्फ लायबिलिटी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो सॉरी, ये तो एक्सटर्नल लिखना चाहिए था, साथ में एक्सटर्नल वर्ड क्यों नहीं लिखा। मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन इनिशियली बच्चों को समझाने के लिए हम आम भाषा में जो भी चीजें यूज हो रही है उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी लिखते हैं। तो आप देखोगे जब आप बुक में पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ आई बात, ये आपको याद रखनी है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा बाय द वे मेरे को एक याद आया, क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था कि सर 11th क्लास के लिए अकाउंट्स के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें। मैंने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। गाइस आप लोगों को टीएस ग्रेवाल बुक खरीदनी है। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, टीएस ग्रेवाल। ये टीएस ग्रेवाल इतनी पुरानी बुक है कि इसको 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एंड दिस इज़ लाइक बाइबल अकाउंट्स के लिए। और कोई चीज़ हम देखते ही नहीं है। अकाउंटेंसी अगर आपको सीखनी है तो ये इतनी पुरानी बुक चली आ रही है और इतनी अच्छे से रिफाइंड है। सबसे अच्छी बात ये है, बुक्स और भी है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, बुक्स और भी हैं बट मैं उनको प्रेफर नहीं करता। जैसे DK गोयल है, आपके पास वाधवा की भी आती है, ठीक है। तो और भी ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स आती हैं। आप देखोगे 99% स्कूल्स में भी सिर्फ टीएस ग्रेवाल ही चल रही है, ठीक है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न एक तो मैंने बताया, ये इतनी पुरानी बुक चल रही है और इतनी अच्छे से कंपाइल्ड। दूसरा क्या है कि इसमें सब चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चर्ड है। इसमें ऐसा नहीं है कि अनस्ट्रक्चर्ड कुछ भी चीज़ें दे रखी है कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन और उसमें कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आगे के चैप्टर्स में करना है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड वेरी इजी बुक और जिसमें अच्छी तरीके से चीज़ें मिलेंगी आपको। तो गाइस सब लोगों को यही बुक फॉलो करनी है, टीएस ग्रेवाल, ठीक है। अगर आपके कोई और बुक चल रही है स्कूल में तो यू कैन फॉलो दैट आल्सो, बट टीएस ग्रेवाल प्लीज खरीद लेना क्योंकि हम यहाँ जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, मैं जो भी आपको होमवर्क दूंगा वो फिर टीएस ग्रेवाल से दूंगा। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कैसे खरीदें, मार्केट में जाएं कैसे खरीदें या ऑनलाइन भी प्लेस करें। तो कई बार ऑनलाइन भी अभी ये अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि उनका भी प्रिंटिंग अभी पीछे से रुका हुआ था लॉकडाउन के चक्कर। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी बुक नहीं ले पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो भी रेलिवेंट चैप्टर अभी करा रहा हूँ, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन करा रहा हूँ, तो इसके क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी पे भेज दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे क्वेश्चन का। मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा इस चैप्टर की, उससे हमारा काम चल जाएगा। और ये चैप्टर शुरुआत का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे थोड़ा सा लंबा चलेगा। शुरू के 2 चैप्टर लंबे चलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा चैप्टर जर्नल। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा बेस बनाने वाले हैं आपके लिए अकाउंटिंग में, और इनको अच्छे से समझना है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, कुछ भी इनको आराम से समझेंगे, ढंग से समझेंगे। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर लंबे चलेंगे, तो आपके तब तक तो आई होप लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा और अवेलेबिलिटी भी आराम से हो जाएगी। क्लियर है गाइस। तो इन एनी केस अभी फिलहाल तो मैं अपने खुद ही नोट्स आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको नोट्स और भी दूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के भी नोट्स दूंगा, और हम कुछ क्वेश्चंस पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के नोट से करेंगे। जब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं आपको होमवर्क दूंगा टू डू फ्रॉम योर बुक। क्लियर है गाइस, चलो आगे चलते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी चीज को अब प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में कैसे करना है, तो जरा ध्यान देना। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तान्या यू आर विद मी? यस सर। ओके, सो तान्या जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, और उसके बाद हम यही इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे, एसेट। अब देखना इक्वल टू मैं थोड़ा जरा आगे जाके लिख रहा हूँ, ध्यान दो, काफी आगे जाके लिख रहा हूँ। एसेट्स के बाद मैं काफी स्पेस छोड़ रहा हूँ। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, क्लियर हो गया।
समझ आ रही है बात? Yes, sir. इसका एक रीजन है कि मैंने एसेट के बाद इतना स्पेस क्यों छोड़ा है, ठीक है, इसका एक रीजन है, अभी आपको समझ में आएगा क्या रीजन। और इसके बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे, मैं थोड़ा सा जरा ऊपर भी एक लाइन खींच रहा हूँ, नीचे भी खींच रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या क्या करना चाह रहा हूँ। ये एक लाइन छोड़ दी मैंने नीचे, जानबूझ के देखो, मैंने एक लाइन छोड़ दी है जानबूझ करके, आपने भी ऐसे एक लाइन छोड़नी है बेटा, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मेट बना दिया। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन लेते हैं। तान्या, पहली ट्रांजेक्शन क्या थी बेटा? मैंने आपके साथ ट्रांजेक्शन डिस्कस करी थी। Yes. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रांजेक्शन डिस्कस करी थी ना, Sir, बिजनेस। 10 lakh. हाँ, 2 पूरी lakhs. ट्रांजेक्शन बोलो बेटा पूरी। बिजनेस के पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आए। अब क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको? क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर या स्टार्टेड बिजनेस ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा क्या लिखा हुआ मिलता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। क्वेश्चन में आपको ये लिखा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। सेम तो मतलब है यार, है कि नहीं है? क्लियर? अब जानबूझ के Yes, sir. कई बार, ध्यान से सुनो मेरी बात, कई बार जानबूझ के जो ऑथर होता है या एग्जामिनर होता है वो जानबूझ के पंगे लेगा आपसे, आसान चीज को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं ये पढ़ूं स्टार्टेड बिजनेस में 10 लाख, तो एक्चुअली लगता ऐसा है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अरे हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें वहां नहीं फंसना है। आप ट्रांजैक्शन को समझो, फिर हमेशा कहाँ से सोचो? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांजैक्शन सोचिए, हमने समझी क्या है कि बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन ये समझी। फिर ये सोचो बिजनेस के पास क्या हुआ, क्या आया और क्या गया, क्या आया और क्या गया। इसी को एक जरा रूल बना देते हैं। ये जो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन करा रहा हूँ इसके लिए रूल लिख लेते हैं जरा। क्या है? क्या, ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। समझ आ रहा है? क्या आ रहा है और Yes. क्या जा रहा है, ठीक है। जो चीज आ रही होती है उसको प्लस कर देते हैं। हमारे पास अगर कुछ आ रहा है तो हम उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास वो बढ़ रहा है ना। और जो चीज जा रही होती है उसे माइनस कर देते हैं। क्लियर हो रहा है गाइस? जो चीज आ रही होती है उसे प्लस कर देते हैं, जो चीज जा रही होती है उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? जरा देखें, Yes, sir. पहला सिचुएशन देखते हैं जरा। पहला सिचुएशन जो हमने अभी डिस्कस करी, इसमें रूल लगाने की कोशिश करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? Sir, 10 lakh rupees. यानी कैश आ रहा है। तो मैं एसेट्स के अंदर, ध्यान देना, मैं एसेट्स के अंदर कैश लिख रहा हूँ, ठीक है। जो भी एसेट आ रहा है वो मैंने लिखा, और उस कैश के नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे +10 लाख। आ रही है बस समझ में? मैंने कैश लिखा और Yes, उसके नीचे sir. लिखा +10 लाख। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है मेरे पास? क्या और कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है? कुछ और आ रहा है। सारे लोग पहले यहाँ देखेंगे, बाद में नोट करना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, पहले फोकस करो। हाँ जी तान्या, कैश आ रहा था और कुछ आ रहा है मेरे पास। Oh, अच्छा, sir. मेरे पास से कुछ जा रहा है? नहीं, मेरे पास से कुछ नहीं जा रहा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई? हमें इस रूल से आधा आंसर मिला, दोनों इफेक्ट तो पता नहीं चले, है ना। तो क्या होता है, ये वाला रूल हर बार दोनों आंसर नहीं देता। ये वाला रूल हालांकि समझने में आसान है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, दिस इज अ वेरी इजी रूल टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये हर बार दोनों एग्जांपल, दोनों इफेक्ट्स नहीं देता। तो हमें फिर ऐसे केस में दूसरा रूल लगाना पड़ता है, जिसका रूल क्या है? क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, ठीक है। तो जो बढ़ रहा है उसे प्लस कर देंगे और जो कम हो रहा है उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। Minus. जरा ये वाला रूल लगा के देखते हैं। ये वाला रूल में देखिए जरा क्या फर्क पड़ा। तो अभी हमने देखा दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही थी बेटा इस वाली ट्रांजैक्शन में? एक तो कैश और दूसरा क्या चीज अफेक्ट हो रही थी तान्या? Capital.
सर अभी तो Capital. कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने ट्रांजैक्शन डिस्कस करी थी ना, तो उस ट्रांजैक्शन में बताया था ना, दो दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही हैं। मेरे पास पैसे आ रहे हैं अगर ओनर से, तो मेरे पास एक तो कैश बढ़ रहा है, एक तो कैश आ रहा है, और दूसरा कहाँ से आ रहा है, ये ओनर से। तो दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है, एक कैश और लाइबिलिटी। एक कैपिटल। ओनर को क्या जो नाम दिया हमने, ओनर को नाम दिया कैपिटल। तो दो चीजें यानी दो अकाउंट, ऐसे बोल सकते हैं, दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं इस केस में, कैश और कैपिटल। तो पहले आइडेंटिफाई किया कि दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, अब उसके बाद ये रूल लगाने की कोशिश करी। रूल क्या है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। तो बेटा इस केस में क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, जरा सोचो। हाँ बेटा तान्या, क्या बढ़ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश बढ़ गया, ठीक है। और कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हमारे लिए कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सर हमारे लिए कैपिटल तो कम हो रहा है ना। कैपिटल क्या होता है, जरा सोचना दोबारा, कैपिटल का मतलब क्या था। सर जो बिजनेस इन्वेस्ट करेगा। कैपिटल का मतलब था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन दी बिजनेस। तो अगर उसने 10 लाख रुपए लगाए तो वो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है ना। या दूसरी भाषा में अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्या था, कैपिटल का मतलब था अमाउंट विच वी ओ, यानी विच वी हैव फॉर विच वी हैव ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। तो पहले तो कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं थी, अब उसने 10 लाख रुपए लगाए तो ऑब्लिगेशन हो गई ना 10 लाख रुपए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ एक तरफ से कैश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से एक लायबिलिटी बढ़ रही है जिसका नाम हमने दिया कैपिटल। क्लियर। तो कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज बढ़ेगी तो एक कम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। दो चीजें बढ़ भी सकती हैं, दो चीजें कम भी हो सकती हैं, एक चीज बढ़ सकती है, एक चीज कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो आपको सिंपल ये रूल लगाना है। ये रूल मैं आपको वापस से हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस आप लोग, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ जरा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे बेटा, हर जगह आपको यही रूल लगाना है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये रूल लगाना है। मैंने दोनों रूल लिखे हैं, लेकिन कई बार पहले रूल से आंसर पूरा नहीं मिलता, तो आप ये सेकंड वाला रूल लगा सकते हो। सर सिर्फ सेकंड वाला रूल पढ़ा देते, पहला क्यों पढ़ाया। मैंने इसलिए भी साथ में पढ़ा दिया कि पहला रूल आसान होता है समझने में। जब हम शुरू कर रहे हैं कोई भी चीज तो थोड़ी आसान चीज से शुरू करेंगे, आसानी से समझ में आएगी। तो पहले मैंने इसलिए वो रूल बता दिया, लेकिन जब आप कर लोगे ना अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप फिर पहला रूल नहीं लगाया करोगे, फिर आप सेकंड ही लगाया करोगे, हमेशा यही होगा। तो बिगिनिंग में आप पहला रूल लगा के देख सकते हो, अगर आपको आंसर दोनों साइड का मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर सेकंड लगाना, ठीक है। आप डायरेक्टली सेकंड भी लगा सकते हो, पहला लगाने की अगर आपको लगता है कि नहीं सेकंड समझ में आ गया मुझे, मैं सेकंड लगा सकता हूँ, डायरेक्टली सेकंड लगा, ठीक है। तो क्या रूल है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, तो जरा लगाते हैं जल्दी से लगाते हैं। तो यहाँ पे कैश और कैपिटल दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो मैंने कैपिटल में भी कर दिया प्लस 10 लाख। तान्या समझ आया यहाँ तक, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन। मैंने आपको दूसरी ट्रांजेक्शन बताई थी, परचेस्ड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख, 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। आगे लिख देता हूँ, चलो फॉर कैश। तो ऐसे केस में दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं बेटा, सबसे पहला स्टेप एसेट एंड नाम बताओ बेटा। एसेट तो आपने कैटेगरी बता दी, अकाउंट के नाम बताओ, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सब बिल्डिंग और एंड सर जो मनी जो हमने कैश लगाया वो। मनी मतलब कैश, मनी को हम यहाँ किस नाम से लिखते हैं बेटा, कैश। तो दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है, कैश और बिल्डिंग, कैश और बिल्डिंग। समझ आ रहा है। अब आप पहला रूल लगा के देखो पहला रूल बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, जरा तान्या बताना क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सर बिल्डिंग आ रही है और कैश जा रहा है। वेरी गुड। तो बिल्डिंग में प्लस हो जाएगा, कैश में माइनस हो जाएगा। देखो इजी था कि नहीं था। यस सर। जब सिर्फ एसेट इन्वॉल्व होता है ना, जब सिर्फ एसेट इन्वॉल्व होता है तो इजी हो जाता है पहले वाला रूल समझने में। क्लियर है। अच्छा पहले वाले रूल के हिसाब से पहले मैं ये आंसर लिखता हूँ और फिर सेकंड रूल लगा के देखते हैं। तो बिल्डिंग आ रही है और कैश जा रहा है। इसी तरह आप जरा सेकंड वाला रूल लगा के देखना, यही तो अकाउंट है बिल्डिंग और कैश, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है बताओ। सर कम कैश हो रहा है और बिल्डिंग
सर कैश कम हो रहा है एंड हाँ, बढ़ तो कुछ भी नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं लाइक रहा? बिल्डिंग आ रही है। बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग बढ़ गई ना बेटा। हमारे पास इस समय कितने रुपए की बिल्डिंग थी? 0। अब हमारे पास 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग बढ़ गई ना हमारी बुक्स में। समझ आया? क्लियर? तो ओके बिल्डिंग बढ़ सर। गई। तो आपका अल्टीमेटली हाँ रिजल्ट जी। दोनों से सेम ही आएगा, कोई सा भी रूल लगाओ। हाँ, कई बार पहले रूल से दोनों आंसर नहीं मिलते, इसीलिए सेकंड वाला रूल हमें इन एनी केस याद करना ही पड़ेगा, फिर हमें वो लगाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है गाइस, चलो जल्दी से क्लोज करते हैं आगे ये वाला। तो ऐसे केस में सर क्या करेंगे हम, जरा इसको आगे ट्रांजेक्शन को बढ़ाते हैं। हमने बिल्डिंग खरीदी तो ऐसे में क्या होगा, कैश में से कम हो गए 2 लाख -20 लाख, और एक 2 नया लाख। एसेट आ गया। जैसे ही नया एसेट आया मैंने उस नए एसेट को यहाँ लिख दिया बिल्डिंग। क्लियर? समझ आ रही है? और बिल्डिंग में मैंने कर दिया +2 लाख। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक लाइन खींचेंगे गाइस। थोड़ा सा आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। इसके बाद एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन लिखी मैंने, 2 ट्रांजैक्शन के बाद मैंने एक लाइन खींच दी। उसके बाद इसको नेट करेंगे। नेट करके ये कितना आया था बेटा? 8 लाख प्लस, आप देख रहे हो मैं उसके नीचे आइटम के नीचे आइटम लिख रहा हूँ। जहाँ कैश है 10 लाख, उसके नीचे 2 लाख, उसके नीचे 8 लाख। तो प्लीज उसको माउंटेन मत बना देना, टेढ़ा मत चले जाना, एक के नीचे एक लिखना है, ये ध्यान रखना। हाँ, पता चला कैश शुरू किया था 10 लाख कहीं से और पहुंच गए कहाँ तक, तो प्लीज उसको ऐसे मत करना। ठीक है, इसीलिए दूसरा क्या आ गया, 2 लाख यहाँ आ गया। और फिर याद रखना इसके बाद क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख तो एज इट इज आ गया, कुछ प्लस माइनस नहीं। ये इक्वेशन हो गई, इसका नाम हम क्या देते हैं, न्यू इक्वेशन। क्लियर हो गया? ये एक नई इक्वेशन। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करी, हमने फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बनाने के बाद पहली ट्रांजैक्शन लिखी, उसके 2 इफेक्ट लिखे। पहली ट्रांजैक्शन लिखी, उसके 2 इफेक्ट लिखे। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखी, उसके 2 इफेक्ट लिखे। फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन नहीं लिखी, फिर क्या लिखा, न्यू इक्वेशन। 2 ट्रांजैक्शन के बाद हमने नई इक्वेशन बनाई, वो हमने यहाँ बना दी। अब थर्ड ट्रांजैक्शन लिखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तान्या बेटा, मैंने 1 लाख रुपए दिए और फर्नीचर खरीद लिया, अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद लिया। तो 2 चीजें क्या इफेक्ट हो रही है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। हाँ जी बताओ बेटा। सर कैश एंड फर्नीचर। कैश और फर्नीचर, वेरी गुड। अब रूल लगाओ, कौन सा लगाना चाहोगे, कोई सा भी लगा लो, बताओ जल्दी से। कैश और फर्नीचर में क्या क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? सर मिस होगा 1 लाख। सर कैश जा रहा है एंड आ रहा फर्नीचर है। हाँ, तो कैश जा रहा है तो कैश में से माइनस हो जाएगा सर 1 लाख। कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है तो एक Yes, नया sir. एसेट, फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट। तो ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो फर्नीचर ऐड हो गया +1 लाख। क्लियर हुआ? क्लियर है 1 गाइस? लाख। अब क्या करेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे, देखो जरा। और इसके बाद फिर से न्यू इक्वेशन निकालेंगे। जरा न्यू इक्वेशन बताओ बेटा क्या बनेगी, जल्दी से बताओ बेटा। सर हमारी न्यू इक्वेशन 8 लाख था आपके पास कैश, सर 1 लाख 8 चला lakhs गया, minus 1 lakh। कितना आ गया बेटा? सर 8 lakh minus 1 1 lakh लाख कितना हो गया बेटा? 8 में से 1 लाख गया तो प्लस कितना बचा? अरे इसको बताओ कितना लिखो। 7। 7 लाख। तो अब मेरे पास कैश कितना बचा, 7 लाख रुपए। पहले 8 लाख था, 8 में से 1 चला गया, 7 रह गया। अब 2 लाख पहले बिल्डिंग थी, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये सॉरी गाइस, मेरी गलती हो गई। ये 1 लाख यहाँ नहीं आएगा, ये फर्नीचर आया है, मैंने तो बिल्डिंग के नीचे लिख दिया, किसी ने मुझे रोका नहीं। देखो भाई, ये 1 लाख क्या आया है, फर्नीचर, तो ये फर्नीचर के नीचे आएगा ना, ये रहा फर्नीचर, है ना, ये इसके नीचे आएगा, ना कि बिल्डिंग के। क्लियर है गाइस? तो मेरी तरफ से ये गलती हो गई थी, मैं इसको ठीक कर दिया है। हाँ जी, तो बिल्डिंग कितनी थी, 2 लाख। क्या कुछ बिल्डिंग में प्लस 2 माइनस हुआ? lakh की तो कुछ भी नहीं हुआ, तो प्लस ये 2 लाख एज इट इज आ गया बेटा। और फर्नीचर पहले 0 था, प्लस 1 लाख हो गया, तो ये प्लस 1 लाख यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू 10 लाख। समझ आई बात? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, एक आखिरी ट्रांजैक्शन मैं करके दिखा रहा हूँ, लास्ट ट्रांजैक्शन, और फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास। चलो जल्दी से एक लास्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड